संविधान के विषय पे आते हैं तो संविधान का सबसे पहला वाक्य है द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सभापति महोदय, अगर हम लोग और भारत इन तीन शब्दों का अर्थ समझ लें तो संविधान निर्माताओं का मूल भाव समझा जा सकता है, मगर अफसोस सर्वाधिक भ्रम इसी विषय को लेकर किया जाता है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला कि ये बात का आशंका थी कि हम सर्वाइव करेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी में, मगर हम सर्वाइव करने वाली बात नहीं। मैं आज के समय में अपने विपक्षी दलों से कहता हूं, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। और यह भी समझना चाहिए, आज डेमोक्रेसी के अंडर में सर 34% पॉपुलेशन है विश्व की, जिसमें 17% अकेले हम हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द इंटायर वर्ल्ड। कोई और नहीं है जिसे दूसरे नेता जाकर समझते होंगे। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम डेमोक्रेसी में सर्वाइव किए हैं तो ये कोई अनायास नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मैं कोट करता हूं, कि गणतांत्रिक व्यवस्था इस देश के लिए कोई नया प्रयोग नहीं है, यह इतिहास के आरंभ काल से भारत की व्यवस्था में थी। मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, लोकतंत्र की अवधारणा भारत के लिए कोई बाहर की अवधारणा नहीं है, इट्स नॉट एन एलाइन ऑब्जेक्ट। ये कोई अपरिचित चीज नहीं है, प्राचीन काल से भारत की व्यवस्थाओं में निहित थी, और उन्होंने बौद्ध संघों का उल्लेख किया। और मैं अपने सम्मानी मित्रों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में कहां से थी? 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों को देखिए। चोल साम्राज्य में 8वीं और 9वीं शताब्दी में इलेक्टेड गांव के प्रतिनिधि होते थे, 6 कमेटियां होती थी जो इलेक्टेड ढंग से काम चलाती थी। उसके पीछे जाइए तो वैशाली का गणराज्य, जिसका उल्लेख हमारे जदयू के अध्यक्ष जी ने भी किया, और उसके पीछे जाइए तो वैदिक काल में सभा और समितियां बैठकर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य किया करती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर उन्होंने इन सारी परंपराओं के चित्र उसमें रखे हैं, इसका अर्थ हुआ कि भारत की डेमोक्रेसी मूल रूप में वहां से आती है। वैसे मैं एक और चीज कोट कर दूं, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने भी जून 2018 में आरएसएस हेडक्वार्टर पे अपने भाषण में कहा था कि भारत ही लोकतंत्र का मूल है और वैशाली का गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य था। अब मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत कैसा है, क्योंकि हमारे विरोधी लोगों को थोड़ा विदेश की बात ज्यादा समझ में आती है, तो देश क्या कहता है उससे ज्यादा समझिए विदेश क्या कहता है। और मैं सिर्फ 2 ही बड़े लोगों के नाम लूंगा। चाइना, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक करे, चाइना में एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? टियानजाओ, TINZHOU। जाऊ शब्द वहां पर केंद्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारी भारत में पुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर वगैरह वगैरह। अब टियानजाओ अगर आप जाके आज सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में कुछ उन्होंने घपला कर रखा है, सीधे सीधे लिख के नहीं आता, पर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए, टियान का अर्थ है हेवन और जाऊ का अर्थ है केंद्र। तो चाइना के एंशिएंट में माना जाता था भारत क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हेवन। एंशिएंट जापानीज में भारत का नाम है टेंजुक, दैट इज द सेंटर ऑफ हेवन। और ये कहते देश ही नहीं था, और चीन भी कह रहा है और जापान भी कह रहे हैं कि ये देश तो वो है जो स्वर्ग का केंद्र था। अब मैं बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में, अरब में 8वीं और 10वीं शताब्दी में जितने भी बड़े बड़े अरब के राइटर्स हुए, चाहे इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने तबरी हो, इब्ने खल्दून हो, उन्होंने क्या लिखा है? अजीदुल रिहल उल इलामीन बिल इलादुल हिंद, यानी व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द इंडिया द कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कम्स टू अस। तो इधर का भी, पूरब का भी बता दिया, पश्चिम का भी बता दिया, मगर हम क्या करें? ऑर्थर शोपेनहावर ने लिखा इंडिया के लिए कि यहां पर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम की ऊपनिषदिक फिलॉसफी आई है। ये हमारा देश था, मगर अफसोस आज भी लोग ये कहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भारत इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप कहते हैं, मगर अभी भी कहीं कहीं लोगों को डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहीं और से नजर आते हैं। इसलिए हमारे इस देश के लिए सभापति महोदय क्या कहा जाता था? गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा स्वरत्वात्। अर्थात ये भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने के बाद भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहाँ लालायित रहते हैं, क्योंकि हम मोक्ष भूमि है। और वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा,
जो लोग मानते नहीं है कि भारत डेमोक्रेसी कि वो कहते हैं इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा 1215 से आया था, वो इंग्लैंड को मानते मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की मदर इन लॉ हमारी इसी सदन की सदस्य हैं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी ना मानो तो मदर इन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी ही मान लेना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि ये देश कैसे एक था, जो वी द पीपुल कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था तो उससे पहले वो दक्षिण के जिन मंदिरों में गए थे उसमें से एक तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर है। उस श्रीरंगम मंदिर का महत्व क्या है? ये माना जाता है कि अयोध्या के जो कुल देवता हैं भगवान विष्णु, वो श्रीरंगम के रूप में वहां विद्यमान हैं, क्योंकि जब उन्हें युद्ध करना था, विभीषण का राज्याभिषेक करना था, तो अपने कुल देवता को वहां स्थापित किया। समझिए, अयोध्या के वो नरेश हैं पर कुल देवता तमिलनाडु में है। देश इस प्रकार से जुड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा द्वारका में और हृदय उनका जगन्नाथपुरी में है। देश इस तरीके से जुड़ता है। इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता कि ये देश कभी जुड़ता था। तो मैं कहना चाहता हूं, आज भी कभी जब आप पूजा करते हैं तो हाथ में जब जल लेते हैं तो पंडित क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देश की सारी नदियों का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से देश एक संकल्प के थ्रू आकर एक प्रकार से जुड़ता है और इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी दी गई। अगर इंडिया दैट इज भारत कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है जो इंडस रिवर के इस तरफ है, तो फिर देश कैसे नहीं था? और भारत के बारे में कहा गया है उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। पूरे भारत की डेफिनेशन दी गई है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। मगर हम क्या बताएं कि अभी भी लोगों के दिमाग में वो विचार है। अब मैं अगले विषय के ऊपर आता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन। कांग्रेस बहुत दावा करती है कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा काम किया।